In light of, अच्छा ये भी देख, point number 3, advised instruction for the proper use of sublingual nitrogen spray. अब मियाँ साहब को जब एंजाइना होता है, जब हार्ट की तकलीफ होती है, तो उनके पास एक ही इलाज है और वो है सबलिंगुअल स्प्रे, जो ज़बान के नीचे आप स्प्रे करते हैं, जिससे विदिन हाफ एन आवर आपकी तबीयत जो है वो बेहतर हो जाती है, आपके सिम्टम्स जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं. और मियाँ साहब क्योंकि उनके पास यही एक इलाज है, तो वो इसका जब भी उनको ज़रूरत होती है उसका यूज़ करते हैं. तो डॉक्टर्स का ख्याल ये है कि इस यूज़ को रेगुलेट करना चाहिए. मेरी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में ये है कि शायद वो जितनी करना चाहिए उनको यूज़, उससे वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये भी एक रिस्क है. In light of suboptimal control of diabetes, the board recommended to add नई टैबलेट ऐड की है उन्होंने. The said medicine is available with many trade names, Empa, Emsin, etc. मियाँ साहब is already on insulin और इन्होंने बगैर उनके डॉक्टर को कंसल्ट किए हुए, बगैर उनकी फैमिली को कंसल्ट किए हुए, ना सिर्फ उनकी इंसुलिन जो है वो बंद कर दी है, उसकी जगह उनको ये नई टैबलेट दे दी है, बल्कि एक और इंसुलिन ऐड कर दी है जिसमें लिखा है कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर रंधावा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, किंग एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज, Mayo Hospital Hall, recommended once a day use of long-acting basal insulin Lantus rather than the current regimen of twice a day. The dose of insulin can be adjusted according to blood glucose level after the above two changes. ये भी इनको हॉस्पिटल में रख के करना चाहिए था. डॉक्टर अदनान ने भी अगर उनके लिए कोई डिसीजन लेना होता है, उनकी कोई मेडिकेशन में ज़रा सी भी ट्वीकिंग की ज़रूरत होती है, उसको बढ़ाना या कम करना होता है, तो इट इज़ इन कंसल्टेशन विद हिज डॉक्टर्स अब्रॉड, जिसमें उनका सर्जन भी शामिल है, जिसमें उनका कार्डियोलॉजिस्ट भी शामिल है, जिसमें उनके वो लोग शामिल हैं जो उनकी सर्जरी और इलाज पिछले 15 साल से करते आ रहे हैं. हमने कभी भी उनको एक एडिशनली कोई पैनाडॉल भी उनकी इजाज़त से बगैर नहीं दी. तो यहाँ इतने बड़े बड़े उनकी सेहत के बारे में फैसले हो रहे हैं और किसी ने इतनी तकलीफ गवारा नहीं की कि वो या फैमिली को इतला कर दे, बेटी को इतला कर दे, या डॉक्टर अदनान को इतला कर दे. सबके नंबर सबके पास हैं. उसके बाद उन्होंने कोई डाइटरी रिकमेंडेशंस जिसमें लो सॉल्ट, मॉडरेट प्रोटीन इनटेक और एडवाइस टू स्टे वेल हाइड्रेटेड, फैट्स रिस्ट्रिक्शन इन फूड, और उसके बाद ये फरमाते हैं कि लाइट एक्सरसाइज, जो कि मियाँ साहब करते हैं ऑलरेडी. पॉइंट नंबर 8, सेकेंड लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अब इसको प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा. द बोर्ड, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वॉज री एम्फसाइज्ड, एम्फसाइज नहीं किया, री एम्फसाइज किया है. इसका मतलब है कि इससे पहले भी डॉक्टर्स कह चुके हैं, दोबारा कह रहे हैं, that he should undergo further tests and management at any center of his choice within Pakistan. तो इसका मतलब है कि डॉक्टर्स कह चुके हैं पहले भी, शायद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी दफा ये री एम्फसाइज कर रहे हैं कि मियाँ साहब को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है. ना सिर्फ उनके फर्दर टेस्ट होने चाहिए, बल्कि उनकी जो मैनेजमेंट है ब्लड प्रेशर की, ब्लड शुगर की, उनके एंजाइना की, वो कंटिन्यूसली हॉस्पिटल में रख के की जानी चाहिए. और आखिरी पॉइंट उनका ये है कि द बोर्ड डिलिबरेटेड दैट इन लाइट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन कंट्रोलिंग डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, it is preferable that a healthy diet as advised by member dietitian be prepared within the premises of jail under supervision of medical staff of jail subject to jail manual. और नीचे तमाम डॉक्टर्स के सिग्नेचर्स हुए हैं, तमाम डॉक्टर्स के. अब मैं ये जरा पूछना चाहती हूँ कि जिस इंसान की गवर्नमेंट कभी ये गिनवाए कि उस पेशेंट ने आज क्या खाया, और ये कि मैं उसका खाना बंद कर दूंगा, मैं उसका एसी उतरवा दूंगा, आप उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मियाँ साहब की सेहत के मामले में, और जो इतनी क्रिमिनल नेग्लिजेंस किसी की जिंदगी और सेहत के साथ कर सकता है,
کہ بار بار اس کے اپنے بھیجے گئے ڈاکٹرز کے ریکمنڈیشنز کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ چھپا کے رکھا، اتنی ایک تھریٹننگ کنڈیشن ہے ان کی، اس کو چھپا کے رکھا ان کی فیملی سے، خود میاں صاحب سے، ان کے ڈاکٹر سے. آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ میاں صاحب کے صحت کے حوالے سے جو انسٹرکشنز ڈاکٹرز کی آئی ہیں، تو ڈاکٹرز کی انسٹرکشنز تو یہ بھی کہ ان کے کمرے کا جو اے سی ہے اس کو، یا ان کے کمرے کا جو ٹیمپریچر ہے مینٹین کیا جائے، اور 18 گھنٹے ان کی بجلی بند رہتی. تو اس ریکمنڈیشن پہ عمل نہیں ہو رہا. اس کے بارے میں ہمیں امریکہ سے بجائے اس کے کہ وہاں پہ نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز پہ بات ہو، وہاں یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ میں کھانا بند کر دوں گا، میں اے سی بند کر دوں گا. اور آپ ایسے انسان سے میں توقع کروں کہ وہ جو ڈاکٹرز کی ایڈوائس ہے اس کے اوپر وہ میاں صاحب کا کھانا جیل کی پریمیسز کے اندر بنے گا اور وہ بڑا سپروائزڈ ہوگا. کون اس کو سپروائز کرے گا اور وہ میاں صاحب کی صحت کے لیے کتنا اچھا ہوگا، اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں. تو میں اب ایک تو یہ قوم کے سامنے یہ حقائق رکھنا چاہتی تھی، قطع نظر اس سے کہ ان کا کیس ہے وہ اس وقت اس ایویڈنس کے بعد جو ویڈیو کی صورت میں ہم سب کے سامنے آیا، وہ کیس کی کیا سٹینڈنگ ہے. اس جج کو نکال دیا گیا لیکن اس کا فیصلہ آج بھی وہیں کا وہیں ہے. اور اس جج کی خلاف ایکشن کے بعد انصاف تو یہ کہتا ہے کہ وہ ججمنٹ بھی سٹینڈ نہیں کرتی، کیونکہ وہ خود فرما رہے ہیں کہ بلیک میل کر کے ان سے یہ ججمنٹ لی گئی. تو میاں صاحب کیوں جیل میں، اس بات سے قطع نظر میں صرف قوم کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتی ہوں کہ وہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، کیا وہ اس سلوک کا مستحق ہے؟ کیا یہ اس کا آئینی اور قانونی حق نہیں ہے کہ اس کو اس کی طبیعت کے بارے میں بتایا جائے، اس کو یہ بتایا جائے کہ اس کو ڈاکٹرز نے ہاسپٹلائزیشن ریکمینڈ کی ہے اور ان کو کیا کیا تھریٹس ہیں، یا ان کے ڈاکٹر کی نالج میں یہ بات لائی جائے، یا ان کی بیٹی کے نالج میں یہ بات لائی جائے. میں اس سے کیا نتیجہ اخذ کروں، یہ میں قوم کے سامنے سوال رکھنا چاہتی ہوں. کہ مجھے اس کو کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، یہ ایویڈنس ہے جو یہ سپورٹ کرتا ہے اس بات کو کہ یہاں پر جن ہاتھوں میں میاں صاحب اس وقت ہیں، چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہو یا وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کی سلیکٹڈ گورنمنٹ ہو، وہ میاں صاحب اس وقت اپنے دشمن کے ہاتھوں میں، جو ان کی زندگی کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں، ان کی صحت کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں. اور مجھے اس میں بہت سنسٹر اور خطرناک چیزوں کی مجھے اس سے بو آ رہی ہے. تو میں اب اپنے وکلاء سے مشورہ کر رہی ہوں اور میری یہ پوری کوشش ہوگی کہ اس کو میں کورٹ آف لاء میں لے کے جاؤں، کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن میں 22 کروڑ عوام کو گواہ بنا کے آپ کے تھرو یہ بات ان کے علم میں لانا چاہتی ہوں. اور میاں صاحب کو گھر کا کھانا نہیں جا رہا، میاں صاحب کو مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ کیا کھلا رہے ہیں. اتنی ہمدردی کی توقع تو میں ان سے نہیں رکھ سکتی جو ان کے ڈاکٹرز کی کلیئر انسٹرکشنز کے باوجود ان کو ہاسپٹل میں داخل نہیں کرا رہے. تو مجھے ان سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ ان کو وہ والا کھانا بھی دے رہے ہوں گے جو ڈاکٹرز نے ان کو سجیسٹ کیے. تو اس سلسلے میں میں انشاءاللہ تعالیٰ کورٹ سے رابطہ کروں گی، میں کورٹ میں جاؤں گی اور اس کے لیے میں وہاں پر لیگل ایکشن بھی لوں گی. لیکن میں آپ کے تھرو اس کو قوم کے نوٹس میں لانا چاہتی تھی. دیکھیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز تک میں بات پہنچانے کی کوشش ضرور کروں گی اور میں ان کو انوالو کروں گی تاکہ وہ اس کو، کیونکہ جب ہمارے ملک میں آپ نے ایک ناقابل تردید ثبوت سامنے رکھ دیا اور اس کے باوجود آپ کو انصاف نہیں مل رہا، تو ڈیفینیٹلی مجھے ہر دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے. لیکن مجھے پہلے یہ بتائیں کہ اس ملک میں سب کچھ سب کے سامنے آنے کے بعد میں ابھی تک انصاف کیوں ڈھونڈ رہی ہوں؟ مجھے ابھی تک انصاف کیوں نہیں مل رہا؟ مریم صاحب، مسئلہ کشمیر کے اوپر جو ساتھی کا کردار ٹرمپ ادا کرنے جا رہے ہیں، آپ کو کتنی امید ہے کہ ٹرمپ کو مودی نے یہ کہا ہوگا کہ آپ ساتھی کا کردار ادا کریں، اور کتنی امید ہے کہ وہ ساتھی کردار ادا کریں گے؟ عمران خان وہاں پہ موجود ہے اور بڑا ایشو ہے اس کے ساتھ، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کو کتنی امید ہے کہ
आपको कितनी उम्मीद है कि ये जवाब मेरे टीवी पे चल जाएंगे? हमें पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है। कहीं नहीं चल रहा, सोशल मीडिया कवर कर रहा जी, है? वो चल रहा है, वेरी वो गुड। चल रहा है। अच्छा, मैं सबसे पहले तो मुझे नहीं पता कि इंडिया ने इस बारे में क्या कहा है उनको या नहीं कहा, वो खुद बता सकते हैं। मुझे जिस बात की तकलीफ हुई वो ये है कि कश्मीर पे बातचीत का जो पॉइंट था या वो जो आगाज़ था वो सिलेक्टेड की तरफ से नहीं आया। उसका आगाज़ ट्रंप ने किया था, उसको मेंशन ट्रंप ने किया था, जबकि वो पाकिस्तान की तरफ से आना चाहिए था। ये बहुत अफसोसनाक बात है। उसके बाद आप कहें कि जी हाँ बड़े लोग आपको दुआएं देंगे अगर आप ये करेंगे, तो आपको बजाय इसके कि आप वहाँ पर जाके ऑपोजिशन की बातें करें और अपने आप को मज़ीद एक्सपोज करें, आपको मसला कश्मीर की बात ज़रूर खुद करनी चाहिए थी, इससे पहले कि कोई आपके मुंह में वो अल्फाज डालता। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। एक मिनट बारी। आपको वो भी याद होगा कि यूनाइटेड नेशंस में मियां साहब ने बुरहान वानी का मुकदमा किस तरह लड़ा था, किस तरह वो तस्वीरें एल्बम बना के वहां पेश की थी, और किस तरह पहली दफा ये वहां पर जो बुरहान वानी का मुकदमा जिस तरह उठाया गया था, जिस तरह वो ओबामा के साथ जो मुलाकात हुई थी उसमें मसला कश्मीर का जिक्र वो जॉइंट स्टेटमेंट में आया था। ये होता है तरीका आवाज उठाने का। ये नहीं कि ट्रंप साहब बैठे आवाज उठा रहे हैं या वो पॉइंट उन्होंने रेज किया तो आप आगे से कि हाँ जी ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात। ये बताएं कि जिस तरह आप कह रही हैं कि आप कोर्ट में भी जाएंगे, एहतजाजी रैलियों की क़यादत आप कर रही हैं, आप समझती हैं कि आपको वहां से इंसाफ मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो आइंदा क्या लाया होगा? जो दूसरी वीडियोस आपके पास मौजूद हैं वो कब तक दिखाएंगे? देखें वन बाय वन, देखें बात यह है कि इंसाफ मिलेगा, मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन होना चाहिए कि मुझे इंसाफ मिलेगा। कल चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स में सुन रही थी, जो हियरिंग हो रही थी, उन्होंने फरमाया कि मुझे हैरत है कि अभी तक अग्रीव्ड पार्टी जो है वो कोर्ट में क्यों नहीं गई। तो मैं एक बहुत अदब से ये सवाल उनके सामने रखना चाहती हूँ कि अगर इफ इट वर द अदर वे अराउंड, अगर मेरे बारे में या मियाँ साहब के बारे में या PMLN के किसी भी मेंबर के बारे में कोई वीडियो सामने आती जिसमें कोई ऐसा एविडेंस होता जिसमें जज को ये कहा जा रहा होता कि आप आइए और आपको हम रिश्वत ऑफर कर रहे हैं, या आप ऐसी कोई हमारा कोई साथ दें, या उसको प्रेशराइज किया जा रहा होता, और अगर वो कोई हमारा मुखालिफ मंजर आम पे आता, तो क्या तब भी जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो इस चीज का इंतजार करता कि अग्रीव्ड पार्टी पहले कोर्ट में जाए? क्या ये 184(3) का मामला नहीं बनता? या तो आप कह दें कि जो वीडियो है वो झूठ है, आप सब जानते हैं कि वो वीडियो सच है, और वो वीडियो अवेलेबल है या नहीं। FIA ने इन्वेस्टिगेशन तो शुरू की है, और कल वो जो साहब हैं अटॉर्नी जनरल साहब, उन्होंने कहा मैं वो वीडियो लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो 40 वीडियोस मैंने बांटी थी, आप सबको याद है ना? एक ऑडियो भी थी और एक वीडियो भी थी। और आपको मैं आज ये बात बता दूं कि उस दिन कोर्ट में ये मेंशन हुआ कि कोई ऑडियो और वीडियो कोई ऐसी है जैसे वो कोई मिक्स हुई हुई है। मैं आज दोबारा क्लियर कर दूं कि वो दो चीजें थी, एक ऑडियो साइमल्टेनियसली रिकॉर्डिंग हुई है, क्योंकि जो जज साहब के करीब नासिर भट्ट साहब बैठे हुए थे उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी, इसलिए कि वो करीब बैठे हुए थे, उनको ये डर था कि दूर से शायद आवाज ना आए। लेकिन वीडियो और ऑडियो साइमल्टेनियसली रिकॉर्डिंग हुई हुई है। एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है। वीडियो की भी आवाज है, ये नहीं कि आप वीडियो की आवाज नहीं सुन सकते, वो दोनों एक ही चीजें साइमल्टेनियसली हुई हुई है। तो पता सबको है कि वो, और अगर वो वीडियो चाहिए तो वो 40 में से किसी एक से वो ऑडियो भी ले सकते हैं, वीडियो भी ले सकते हैं, उसका टेस्ट हो सकता है। एक मिनट, उन्होंने कहा कि उसका इलाज या उसका फोरेंसिक जो है वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता। आई थिंक पाकिस्तान में जो पंजाब फोरेंसिक लैब चीफ मिनिस्टर पंजाब उस वक्त के शहबाज शरीफ साहब ने बनाई थी, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है, उसमें कम से कम ठीक है, बहुत डिटेल शायद उसकी ना सामने आ सके, लेकिन ये जरूर पता चल जाएगा कि वीडियो ऑथेंटिक है कि नहीं, और ये मेरा ख्याल है उसको करा चुके हैं। देखिए
मैं अच्छा एक बात सुनी, मेरा आपसे वादा है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वन बाय वन करके प्लीज पूछ। जिसको माइक दे, जुबैर 1 मिनट, माइक उधर है, जुबैर 1 मिनट, माइक उधर है, प्लीज उधर। देखिए मेरी बात सुने, यहाँ 3 सवाल हैं। मैं तो हर चीज में मैं ये तवक्को कर रही हूँ कि मुझे हर जगह घसीटा जाएगा। जिस दिन मैंने वीडियो रिलीज की थी, मैंने उस दिन आपको कह दिया था सबको, मैंने पता नहीं उसमें आप में से कितने हजरात उस दिन मौजूद थे, मैंने ये बात कह दी थी कि इसके बाद मेरे पे मुश्किलात आएंगी, लेकिन ये मियाँ साहब की बेगुनाही का सबूत मुझे अवाम के सामने रखना था। चाहे उस पे मुझे तो ये अंदाजा था कि अब मेरे पे क्रैकडाउन शुरू होगा। आप देखें उसमें सबसे पहले अगर मैं वीडियो स्कैंडल पे आ जाऊं तो जज के खिलाफ एक्शन हो गया, जजमेंट वहीं की वहीं खड़ी है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो सबूत सामने लेके आए हैं बजाय इसके कि उस जज को पकड़ा जाए, उसको कटहरे में खड़ा किया जाए। आप वो जो उन्होंने एफिडेविट दे दिया, ये देखें, मैं लिखे तो मैं कुछ भी दे दूंगी, मुझे कोई कन्फ्रंट करने वाला है ही नहीं। आप बुलाएं जज को कटहरे में, आप देखें कि वो अपने एक झूठ के साथ 1 मिनट के लिए स्टैंड नहीं कर सकता। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि जज जो हैं वो अगर उनको मियाँ साहब ने या किसी ने भी उनको ड्यूरिंग मुकदमा, जब मुकदमा चल रहा था, उनको अगर ब्लैकमेल किया था या उनको रिश्वत ऑफर की थी, तो जज साहब का फर्ज था कि वो खड़े होके अदालत में मियाँ साहब जब एज मुलजिम उनके सामने पेश होते थे, वो खड़ा करके कहते, मियाँ साहब जरा खड़े हों, आपने कल मुझे पैगाम भिजवाया था कि ये रिश्वत ले लें या ये ब्लैकमेल करे थे, आप क्यों ऐसा करें, चलो अरेस्ट करो मियाँ साहब को। कर सकता था ना। उसको अचानक वीडियो के बाद याद आया कि मुझे किसी ने ब्लैकमेल किया था या मुझे किसी ने कोई रिश्वत ऑफर की थी, उसका कोई सबूत भी हो। मैंने तो सबूत दिया, मैंने तो इल्जाम नहीं लगाया, मैंने सबूत दिया, तो आप भी सबूत दें। तो इतनी फ्लिमजी उनकी आर्ग्यूमेंट्स हैं कि मुझे किसी ने कुछ पिला दिया, मुझे कुछ खिला दिया, हर दफा उनको किसी ने कुछ खिला दिया, कुछ पिला दिया। बड़े वो मासूम आदमी है जो खाते पीते भी रहे और फिर खुद उनको अपने घरों में बुलाते रहे अपनी सरकारी गाड़ी भेज के, और क्या बात कर रहे हैं, उनको अपने घर में बुला रहे हैं, जाती घर में बुला रहे हैं, अपनी सरकारी गाड़ी भेज के, ग्रीन नंबर प्लेट वाली, जिसका सबूत मैंने दिया है, उनको बुला रहे हैं और उनको घर में जूस भी पिला रहे हैं, चाय भी पिला रहे हैं, केक भी खिला रहे हैं, खुद घर में आके लाइट्स ऑन करते हैं, नासिर भट्ट साहब के गले मिलते हैं। मैंने सबूत दिया। तो वो क्या ये आपको कहीं से भी लग रहा है कि वो किसी ब्लैकमेलर से मिल रहे हैं? तो झूठ बोलते हुए भी इंसान को थोड़ा सा लिहाज रखना चाहिए। 1 मिनट, मेरी बात खत्म नहीं हुई। झूठ बोलने में भी थोड़ा सा लिहाज रखना चाहिए, और बजाय इसके आपके जज को कटहरे में खड़ा करें। आप ये कह रहे हैं कि एफआईआर में आपने मेरा नाम डलवा दिया, एफआईआर में आपने उन लोगों का नाम डलवा दिया जो साथ बैठे हुए। भाई, हमें जब कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा, एक 3 दफा के वजीर आजम को बेकसूर जेल में रखा हुआ है, तो हमारे पास और क्या रास्ता रह जाता है? मैंने तो रिकॉर्डिंग नहीं की, मुझे तो नासिर भट्ट साहब ने, अल्लाह ताला उनका भला करे, उन्होंने मियाँ साहब का जब तक वो रिकॉर्डिंग मेरे हाथ में नहीं आ गई, मुझे नहीं पता था कि वो रिकॉर्डिंग हुई है, मैंने आवाम के सामने रखी। तो बजाय इसके कि आप इस बात का सवाल करें कि किसने जज को ब्लैकमेल किया, किसने उनकी वो रिकॉर्डिंग की, किसने उनको मियाँ साहब के मुकदमे में बुला के ये कहा कि ये फैसला मियाँ साहब के खिलाफ दो, जबकि उस मुकदमे का जो सुपरविजन है वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कर रहे थे, तो उनको शिकायत लगाना नहीं बनता था उनको पता नहीं चला कि मियाँ साहब या कोई शरीफ फैमिली में से या पीएमएलएन में से उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप इन चीजों में देखें, इंसाफ तो ये कहता है ना कि जज को बुला के कटहरे में खड़ा करें और उससे ये सवाल पूछें कि तुम्हें किसने ब्लैकमेल किया, तुम्हें किसने कहीं कमरे में बुला के बिठाया और कहा कि ये चाय पियो, हम आते हैं, और तुम्हारी वीडियो चला दी टीवी के ऊपर, और जब 2-4 मिनट वो वीडियो कोई चल के, वो वीडियो क्या है मैंने अभी तक नहीं देखी। और आप यकीन करें कि मैं ना वो मियाँ साहब ने वीडियो देखी है जो उनकी 2002-03 में, कब कहा उन्होंने कि बनी है, 2002-03 में जो वीडियो बनी थी, ना मियाँ साहब ने देखी ना मैंने देखी। और ये मैं आज आपको बता रही हूँ कि मैंने और मियाँ साहब ने, जब हमें ये पता चला कि उनकी कोई वीडियो है, मियाँ साहब जेल में थे उस वक्त,
मैंने और मियाँ साहब ने अल्लाह ताला के सामने ये वादा किया था कि हमारी कोई बेगुनाही का सबूत आए ना आए, जो पर्सनल वीडियो है उनकी, ना हम वो देखेंगे, ना हम उसको कभी इस्तेमाल करेंगे। ये मेरा और मियाँ साहब की अल्लाह ताला के साथ वो थी। और तभी मुझे सुनने में आया है कि उस वीडियो में क्या था, और वो वीडियो दिखा के जज साहब को ब्लैकमेल किया गया मियाँ साहब के मुकदमे के दौरान। तो असूलन तो पूछ के चाहिए होनी चाहिए ना कि वो वीडियो किसने दिखाई जज साहब को, किसने कहा कि मियाँ साहब को फैसला दो मियाँ साहब के खिलाफ, किसने कहा? मेरे पास तो ये सबूत हैं। किसने कहा कि एक मुकदमे में छोड़ रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो? उस मुकदमे पे पनामा का फैसला हुआ है, मियाँ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, उस मुकदमे में तुम नहीं छोड़ सकते मियाँ साहब को। और फिर किसने उनको कहा कि 7 साल नहीं, उनको 10 साल सजा होनी चाहिए? किसने उनको कहा कि तुम्हारे जो रीडर हैं, जिसको तुम जाके ये सब कुछ लिखवाते हो, वहां से कौन जाके इंफॉर्मेशन पूरी लेता था कि आज जज ने मुकदमा सुनने के बाद, हियरिंग के बाद, अपने रीडर को जाके या अपने जो स्टेनो को जाके क्या लिखवाया है? और फिर जज साहब ने कहा कि मेरे पे इतना प्रेशर था कि मियाँ साहब को, और ये भी उन्होंने कहा कि एविडेंस के अपने पास से डाल दूं। तो उनको ये कहा गया कि ये जंग के हालात हैं, तो जंग के हालात में कानून अप्लाई नहीं होता। ये सब एविडेंस मेरे पास है, इससे भी ज्यादा है। देखिए मेरी बात सुने। मैंने आपको पहले भी ये बात उस दिन अदालत में कही थी कि अगर मैं ये नाम सामने ले आऊं तो कोहराम मच जाएगा, और मेरे लिए बहुत आसान है, बहुत बड़ा। एक मिनट देखिए, बात करने दें, उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगी। लेकिन मेरा मसला कोहराम मचाना नहीं है। मैंने सिर्फ उतना एविडेंस सामने मैं लेके आई हूं जो मियाँ साहब की बेगुनाही का सबूत था। मेरी दरख्वास्त और मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि मियाँ साहब की उस सबूत के पेश नज़र, मियाँ साहब की जो सज़ा है, जो उनको बेगुनाही में हुई है, उस सज़ा को स्ट्राइक डाउन करें, उस मुकदमे को ख़त्म करें। रीट्रायल नहीं करना। रीट्रायल किस बात का करना है? रीट्रायल तो तब होता है जब कोई आपको ऐसा लगे कि जी जज के ऊपर कोई छोटा मोटा इन्फ्लुएंस था, तो जज से कोई गलती हो गई। तो ये कोई छोटा इन्फ्लुएंस तो है नहीं। मुझे अगर करने वाले जिन्होंने जज को ब्लैकमेल किया है, मुझे क्या गारंटी है कि कल को रीट्रायल के लिए मुकदमा जाए तो उस जज को भी ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा? और जो जज साहब के अपने एडमिशंस हैं, कन्फेशंस हैं, जिनको वो डिक्टेट करा रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब के ऊपर एक पाई की करप्शन साबित नहीं हुई, मियाँ साहब के ऊपर एसेट बियॉन्ड मीन्स का भी केस नहीं बनता, उनके ऊपर कोई मनी लॉन्ड्रिंग ना इल्जाम है ना साबित हुई है। तो इसमें रीट्रायल की गुंजाइश कहां से आ गई? रीट्रायल में ऐसा क्या नया आ जाएगा जिसके ऊपर रीट्रायल होगा? मुझे रीट्रायल मंजूर नहीं है। मैं मुअद्दबाना गुजारिश आज फिर आपके सामने हायर जुडिशरी से ये करूंगी कि आपके सामने एक इररिफ्यूटेबल एविडेंस आ गया है, आगे बढ़ें, बेगुनाह को इंसाफ दें, जज को कटहरे में खड़ा करें। वीडियो आपको हर जगह से अवेलेबल है, किसी भी सहाफी से आप ले सकते हैं। आप खुद उस वीडियो को बगौर देखें और आप खुद ये बात का अंदाजा लगाएं कि नवाज शरीफ के साथ कितनी ज्यादती हुई, और उसका केस जो है उसको नल एंड वॉइड करार दें, उनको बाइज्जत बरी करें और उनको रिहा करें। एक मिनट इधर से इसके बाद आपकी बारी। इसके बाद आपने मेरी बात सुने, आपको ये तो जज साहब से पूछना चाहिए कि वो क्यों मिले थे। मुझसे अगर कभी ये बात पूछी गई तो मैं जरूर बताऊं, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि मैंने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की थी कि वो मियाँ साहब के जेल जाने के बाद उनको बार बार ये मैसेज भेज रहे थे कि मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है, मुझे रात को डरावने ख्वाब आ रहे हैं,
اور مجھے میں 2 دفعہ عمرے پہ جا چکا ہوں. میں اللہ تعالیٰ میں 1 دفعہ پہلے وہ عمرے پہ گئے, پھر انہوں نے میاں صاحب کو میسج بھیجا. اس وقت میاں صاحب گھر پہ 6 ہفتے کی ریلیف جو علاج کے لیے ان کو ملی تھی اس سے وہ گھر آئے ہوئے تھے. انہیں بار بار یہ میسج, جب انہوں نے کہا مجھے ڈراؤنے خواب آتے ہیں, تو میاں صاحب نے جواب دیا, جو بندہ میسج لاتا تھا, کہ آپ میرے سے کیا معافی مانگ رہے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. آپ نے ایک بے گناہ کو سزا دے دی ہے, تو میں آپ کو اب کچھ نہ دے سکتا ہوں نہ لے سکتا ہوں, آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. تو پھر وہ عمرے پہ گئے. عمرے کے بعد واپس آ کے انہوں نے یہ بات کی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. مجھے آپ بھی مجھے موقع دیں, میرے ضمیر پہ بوجھ ہے. میں ابھی آپ کو صرف اتنا بتا سکتی ہوں. لیکن میں یہ ضرور بتا دوں کہ جو جج صاحب نے ایفیڈیوٹ میں لکھا ہے, جج صاحب جو کہانیاں گھڑ کے بتا رہے ہیں, ان کو شاید اس چیز کا علم نہیں ہے کہ میرے پاس اس ہر چیز کا نہ صرف جواب موجود ہے بلکہ ثبوت بھی موجود ہے. شکریہ. پلیز ختم ہو جائے گی کانفرنس میں بتا رہے ہیں. دیکھیں, اگر آپ مجھے یہ کہیں گے تو میں کبھی نہیں مانوں گی. آپ باہر جا کے کسی ریڈی والے سے پوچھ لیں, وہ سب جانتا ہے, سب جانتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں, اور یہ جو اگر وہ پبلک یہ سب نہ جانتی ہوتی تو کسی کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس طرح سے پی ایم ایل این کو وکٹمائز کرے, اور کسی کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ مریم نواز شریف کے اوپر مقدمے بنائے. کسی کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ وہ میاں نواز شریف کو جیل میں رکھے. کسی کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ وہ شاہد خاقان عباسی کو ایک جھوٹے مقدمے میں گرفتار کرے. کسی کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر منشیات ڈال کے گرفتار کرے. کسی کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ جگہ جگہ جا کے کل حلف نامے سائن کرائے ہیں پولیس, ایم این اے سے, ایم پی اے سے, ضلعی چیئرمین سے, کہ میں حلفاً یہ اقرار کرتا ہوں کہ مریم نواز کی ریلی میں نہیں جاؤں گا. اور اگر خوف نہیں ہے, اگر عوام کا اتنا خوف نہیں, فیصلہ آباد میں جو 3 بجے رات کو ایک عوام کا سمندر نکلا تھا, اگر اس کا خوف نہیں ہے, اگر جو منڈی بہاؤدین میں عوام کا سمندر نکلا تھا آدھی رات کو 1 بجے, جو کہ 9 بجے سونے والے لوگ ہیں, وائی بی جی کرنے والے لوگ ہیں, وہ صبح 3 بجے 4 بجے اٹھ کے کھیتوں میں جانے والے لوگ ہیں, اگر یہ خوف نہیں تھا تو یہ جو مریم نواز کی آواز بند کر دی, صحافیوں کو اٹھا لیا, سینسرشپ لگا دی, ریلیز کے اوپر گراؤنڈوں میں پانی بھر دیا, وہاں پر گرفتاریاں. اب مجھے یہ بتائیں, کل فیصلہ آباد میں 5 یا 6 ہزار لوگوں کے خلاف مقدمہ. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کی ریلیوں میں لوگ نہیں آتے, تو 6,000 پہ تو صرف مقدمہ بن رہا ہے, 6,000 کا تو پورا جلسہ ہو جاتا ہے. 1 منٹ. تو اگر آپ کو خوف نہیں ہے, اگر آپ کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ پبلک کو سب پتہ ہے, بلکہ ایک سٹیپ آگے, پبلک کو صرف یہ پتہ نہیں ہے, پبلک بہت آگے تک جانتی ہے, اور وہ اب نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے. اگر آپ کو اس چیز کا خوف نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میاں صاحب, آپ نے کہا نا جب دھرنا تھا 126 دنوں کا, میں آئی وٹنس ہوں, میں پرائم منسٹر ہاؤس میں میاں صاحب کے ساتھ تھی. ایک دن, میں حلفاً آپ کو بتا رہی ہوں, ایک دن میاں صاحب نے عمران خان کی سپیچ نہیں سنی. وہ ہوتا ہے نا, انسان ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا ہے کہ میری حکومت کو اتنا خطرہ ہے میرے دروازے کے باہر. وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر آ کے ڈیرا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے نا, ہر روز سپیچ کرتے تھے اور میڈیا لائیو دکھاتا تھا. ایک دن میاں صاحب نے اس کی سپیچ نہیں سنی. وہ سپیچ لگی ہوتی تھی اور وہ آرام سے گزر کے اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے اور جا کے ریسٹ کرتے تھے. تو میں ان کو کہتی تھی آپ سپیچ کی نہیں سنتے؟ وہ کہتے ہیں یہ ٹائم میرے پاس نہیں ہے یہ ضائع کرنے کے لیے. تو کوئی خوف نہیں تھا, پبلک پیچھے کھڑی تھی, اس کے ساتھ پبلک نہیں تھی, میاں صاحب کے پیچھے پبلک کھڑی تھی. ان کو پتا تھا, وہ کانفیڈنٹ تھے, ان کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا. اس لیے نہ میڈیا پہ سینسرشپ کی, نہ پیمرا کے ذریعے ہدایات جاری کروائیں, نہ یہ کہا کہ کسی کنوکٹ کی جو ہے وہ کوریج نہیں ہو سکے گی. باقی کنوکٹس کی کوریج ہوتی ہے, صرف مریم نواز کی کوریج نہیں ہو سکتی. اور آپ کو 31 جولائی کو جو ہے نیب نے طلب کیا ہے, تو آپ کورٹ میں بھی گئی تھی, تو آپ نیب کے سامنے پیش ہوں گی. دیکھیں, میں پیش ہو جاؤں گی, ضرور ہو جاؤں گی پیش. میں دیکھوں تو صحیح. اب یہ جو ایک ابھی کل پرسوں اسٹرائک ڈاؤن ہوا ہے میرے خلاف, جو 1 سال بعد اچانک نیب کی یادداشت واپس آئی تھی,
तो जाके देखूं तो सही इस वक्त कौन सी याददाश्त वापस आई है। 1940 की आई है, 1950 की आई है, 1960 की आई है, 1970 की आई है, तो देखना पड़ेगा। मैडम ये बताएंगे डॉक्टर अदनान की अहलियत के ऊपर सवाल उठाया पंजाब गवर्नमेंट ने कि वो दिल के डॉक्टर नहीं है बल्कि एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो कब लेके आएंगे? डॉक्टर अदनान की अहलियत पे सवाल उठाया, आपका सवाल हो गया ना मुझसे ना ये क्या मजाक सवाल है? हो गया प्लीज क्या मजाक है ये? मियां साहब आपका सवाल डॉक्टर, एक मिनट, डॉक्टर अदनान एक बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और इन्होंने पीएचडी भी की हुई है। मैं इनका सीवी यहाँ पे नहीं गिनवा रही, लेकिन ये मियां साहब का हक है, उनकी सवाबदीद है। तो 15 साल से जिस डॉक्टर के ऊपर उनको एतमाद है, जिस डॉक्टर के हाथ में अल्लाह ताला ने शिफा दी हुई है, जो डॉक्टर ने बड़े अच्छे तरीके से उनका इलाज किया है इन कनेक्शन विद हिज ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स बोर्ड जो बाहर उनका बना हुआ है उनके साथ,